अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़बीना फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ मैं शुरू कर रही हूँ तू ही मेरी दुआ पार्ट 2। 1 घंटे की भागदौड़ के बाद वो मौके की मुनासबत से जोड़े फल और मिठाइयाँ पैक करवा लाई थी। इस दौरान रिदा और शाकिरा टेबल पे खाना लगा चुकी थी। तुम्हारी बीवी ने तो यहाँ दोबारा झांकने की जहमत ही नहीं की, ताई अम्मा खुफी से बोली। नहीं, एक्चुअली मामा तो है नहीं, वो किचन के इंतजामात में ही बिजी है, बस अभी आती ही होगी, अबान ने उसकी हिमायत में बोला और ख़ुद भी हैरान था। बेटा, तुम्हारे बारे में बहुत जल्दी की, वरना हमारे ख़ानदान में कौन सा लड़कियों की कमी थी। तुम्हारी खुशी भी ना सोची, और जवेरिया की तो पूछो मत। वो तो तुम्हारी शादी का सुन के इतनी डिसहार्ट हुई कि मैं उसे कुछ टाइम के लिए स्वीडन भेज दिया, उसकी दादी के पास, कि उसका दिल बहल जाए। ताईजान ने बेबाकी की हद करते हुए कहा तो अबान का चेहरा सुर्ख पड़ गया। उसे ऐसी बातें बिल्कुल पसंद नहीं थी। ताईजान के इस जुमले ने रानिया के कान तक रसाई पाई थी, जो अभी मार्केट से लौटी थी। वो ये भाग दौड़ किसके लिए कर रही थी भला? घर के लिए, अपने घर के लिए। कोई घर उसका नहीं हो सकता, जिसके नाम पर वो यहाँ आई थी वही नहीं था उसका, तो घर कैसा? वो अपनी हालत पर हंसती हुई आगे बढ़ गई, आंसुओं को पीकर। ताई ताईजान, मैं अपने वालदीन के फ़ैसले पर बहुत खुश हूँ, और मेरी वैसे भी किसी से कोई पहले कमिटमेंट नहीं थी। और रही बात जल्दबाजी की, तो उसकी वजह थी जो इंतहाई ज़ाती नौइयत की है। उम्मीद है कि आप बारीक बीनी में नहीं जाएंगी। अबान की दबी दबी गुस्से की चिंगारियाँ ताईजान महसूस करके मज़ीद बोलने से गरीज कर गई थी। रिदा ने खाना लगने की इतला दी तो अबान मेहमानों को लेकर आ गया। विर्द शुरू करें। अभी आपने सुघड़पन की पोल खुलनी है पोल खुलने वाली है, अबान गुजरते हुए रानिया के कान में बोला, जो मेज़ पर बर्तन रखने में लगी थी। उसका लम्स महसूस करके काँप गई। उसका सारा ध्यान सिर्फ अबान की तरफ था, क्योंकि अगर कोई गड़बड़ हो गई तो अबान ने उसका हश्र कर देना है। वो खाने के लिए हाथ मुंह तक लेकर गया तो रानिया का दिल भी जैसे हलक में आ गया हो। मगर ये क्या, अब वो मज़ीद खा रहा था, मगर चेहरा बेतासुर ही था। अच्छा नहीं बना होगा, इसीलिए चुपचाप खा रहा है। अल्लाह जी, ये क्या हो गया? वो रो देने को थी जब एक आवाज़ आई, वाह वाह रानिया, खाना तो बहुत अच्छा है। ये शाइस्ता भाभी थी। बिल्कुल रानिया, वाकई शाइस्ता ठीक कह रही है। क्यों मामा? अब इरफान भाई भी सच्चे दिल से बोले और साथ ही अपनी मामा की राय भी मांगी। हाँ, अच्छा तो बना है, फुप्पी से सीखा होगा। ताई बोली भी एहसान के लहजे में, मेरी भाभी है ही हरफन मौला। रिदा ने रानिया की बलाए लेते हुए फ़क्र से कहा। रानिया ने भी इज्जत रह जाने पे शुक्र अदा किया। खाना तो पहले भी अच्छा बना लेती थी, मगर आज कुछ प्रेशर था। अबान, आप तो कुछ लेना, मैंने सब कुछ आपकी पसंद के मुताबिक बनाया है। वो तारीफ सुन के शेर हुई तो अबान को जलाने को बोली, और अबान उसकी अदाकारी पे दंग रह गया। जवाब में एक घूरी से नवाजा अबान ने रानिया को। अपने हाथों से दे रानिया, शाइस्ता भाभी बोली। रानिया ने मौका देखते ही उसकी प्लेट में बिरयानी का पहाड़ बना दिया। बस रानिया, और मैं खुद ले लूँगा। चेहरे पे मुस्कुराहट सजाए वो दांत पीस कर बोला, तो वो हंसती हुई साइड पे हो गई। जब वो लोग जाने लगे तो रानिया ने उनके सामने उनका लाया सारा सामान गाड़ी में रखवा दिया। अबान भी हैरान था कि उसने इतना सब कुछ कैसे मैनेज कर लिया। जीती रहो, वाकई ही तुम्हारी फूफी ने तुम्हें ट्रेन किया है, वरना आजकल की बहुएं हिल के पानी भी ना दे किसी को। नई नवेली दुल्हन हो। जाते हुए ताई अम्मा ने उसकी तारीफ की तो उसको लगा सारी मेहनत उसूल हो गई। अबान सुने, रानिया ने अबान को आवाज़ देकर बुलाया। और फुप्पू कह रही थी कि रस्म है, मेहमानों को जाते वक्त कुछ नकद रकम दी जाती है, तो आप वो रस्म पूरी कर दे। उसने झिझकते हुए अबान को बोला। अबान ने भी अमल किया। यूँ ये काफिला खुशी खुशी वापस रवाना हो गया। रानिया उनको छोड़कर आई और सोफे पर ढह गई। आज वो घनचक्कर बन के रह गई थी। अबान वहाँ से गुजरते हुए कमरे में जाने लगा तो उस पर नज़र पड़ी, जो अब निढाल सी बैठी थी। दिमाग में न जाने क्या समाया, बिल्कुल उसके पास जाके बैठ गया। वो डर के सीधी हुई। अब दोनों एक दूसरे के आमने सामने थे। मेरी पसंद का था मेन्यू। हाँ, मेरी पसंद पता है आपको, मुझे क्या पसंद है और क्या नापसंद है। बोले अब। वो उसकी आंखों में झांकते पूछ रहा था, जो नींद और थकन की वजह से सुर्ख होके उसको और भी खूबसूरत बना रही थी। और अबान उस लम्हे की गिरफ्त में था। नहीं, वो तो बस मैंने मेहमानों की वजह से कह दिया। वो भी अब डरते हुए पीछे हुई। अबान उसकी हरकत पे हंस पड़ा। चले, अब दिमाग पे ज़्यादा जोर न डालें और कमरे में आके आराम करें। अगर बीमार पड़ गई तो मेरी माँ ने मुझ पे ही तंज के तीर छोड़ने हैं। वो उसकी हालत का ख्याल करते उसे कहता कमरे में चला गया।
आज उसके काम पर वो वाकई खुश हुआ था। ये सब कुछ उसने सिर्फ उन लोगों की इज्जत के लिए ही तो किया था। रानिया बेयकीनी से उसके नर्म रवैये को देख रही थी। ठीक कहते हैं कि किसी को जाने बगैर खुद से मफरूज़े नहीं लगाने चाहिए कि फ़लाँ ऐसा है वैसा है। जब तक मेल मिलाप ना हो आदात का पता थोड़ी चलता है। यहाँ भी यही मामला हो रहा था। रानिया को 1 मिनट ना देखने वाला अबान आज रानिया के काम से खुश हो गया था। अगले दिन बोरियत से उकताई हुई रानिया ने रिदा और आयजा को पकड़ा और गार्डन में ले आई। तुम दोनों ने तो मुझे बोरियत से मार ही देना है, वो मुंह फुला के बोली। आयज अपने पेपर की वजह से मसरूफ था और रिदा भी पढ़ाई में ही लगी हुई थी। हाँ तो अपने मिजाजी खुदा की खिदमत हासिल करे, रिदा ने शौक लहजे में कहा। तो रानिया की निगाह लाउंज की खिड़की से होते हुए वहाँ काम करते उस पर पड़ी थी, जो बिलाशुबा एक खूबरू मर्द था। लैपटॉप पे काम करते किसी को मोबाइल से भी हिदायत दे रहा था। वो तो चाहते हैं कि मैं मर जाऊं, उनकी जान छूटे, लेकिन कसूर उनका भी तो नहीं, वो भी तो अपनी जगह हक पे हैं, वो तल्खी से बोली। आय से रिदा को घूरा क्योंकि अब रानिया दुखी हो गई थी। हालांकि उसने बात मजाक में ही की थी। नहीं भाभी, भाई दिल के बुरे नहीं हैं, बस कुछ वक्त लगेगा चीज़ों के नॉर्मल होने में, आयज ने उसे समझाना चाहा, जो अपने हाथों की लकीरों को खोज रही थी। जिंदा दिल लड़की पे वक्त ने कारी वार कर दिया था। मेरी किस्मत ही ऐसी है आयस, बचपन से ही भाई ना होने का ताना मिलता था। हमारी दादी हमें अजीब नज़रों से देखती थी कि जैसे हम कसूरवार हो। और फिर बाबा का प्यार भी कम होता चला गया। बाबा का हाथ बटाने और बेटा बनने को बाहर निकली तो भी दुनिया ने जीने नहीं दिया। आवारगी के ताने सुनने को मिलते थे और फिर अब जमर आपी। मुझे समझ नहीं आती आखिर मेरा कसूर किधर था। इससे ज़्यादा वो बोल भी ना सकी और सिसक पड़ी। भाभी प्लीज़, रिदा ने आगे बढ़ के उसे गले लगाया। आयस भी तासुब से खड़ा उसे देख रहा था। अबान भी उसे ही देख रहा था, जो खिड़की बंद करने उठा था। शायद अब ये खिड़की वो कभी बंद ना कर सके। रानी अफसरदा थी, बातें कर रही थी मुँह झुकाए। आज पहली दफ़ा उसने उसे यूँ देखा था, वरना उसके शोर ने सारा घर सर पे उठाया हुआ होता था। अबान तो उसे घूर के चुप कराता था। मैडम, आहिस्ता आवाज़ में भी बात हो सकती है, अपना स्पीकर लाउड रखना ज़रूरी है क्या? वो जो रिदा से बात कर रही थी, हालांकि रिदा पास बैठी थी। अबान ने उसे घूर के कहा। वो अपना सा मुँह लेकर रह गई और उसकी पुश्त को घूरा। रिदा उसकी हरकत पे हंस दी थी। और अब वो क्यों रो रही है? आखिर क्या वजह हो सकती है? मैं जाऊं उसके पास? क्यों भला, मैं क्यों जाऊं? शैतानी ख्याल उठाया। वो भी तो सबका ख्याल करती है, इस घर को अपना घर समझती है, मुझे पूछना चाहिए। नहीं, जिन हालात में शादी हुई है वो भी मुझे याद रखने चाहिए। वो थक के सर झटक के काम में लग गया। अच्छा, अब क्या आपने सैलाब लेके आना है? मैं अब बोरियत से मर रहा हूँ। आयज ने उसका मूड बहाल करने को बाकायदा रोना रोया तो रानी अभी ना चाहकर हंस दी। कुछ मिनट की बहस के बाद क्रिकेट खेलने का फैसला हुआ। अब बाहर से उनकी बातों और हंसने की आवाज़ें आ रही थी। रानी की आवाज़ सबसे नुमाया थी। अजीब मखलूक है, समझ से बिलातिर अबान बड़बड़ाया। आज तुम आउट ही नहीं हो रहे। रिदा रूहान सी हो गई थी। रानिया की भी हंसी छूटी थी। बिला आखिर आयस को तरस आ गया। गेंद करवाती थी रिदा पे और जानबूझ के आउट हो गया। रिदा खुशी से चीखती बैट पकड़े अब खेलने को तैयार थी। जल्द ही वो भी आउट हो गई थी। अब थी रानिया की बारी। देखो, मुझे फास्ट बॉल मत करवाना वरना, उसने डरते हुए कहा। आयस हंस दिया। वरना आप शायद अफरीदी की तरह सिक्सर बनाएंगी। आयस ने उसका मजाक बनाया। आयस की बात पे रानिया मैडम को भी जोश आया और अपना जादू दिखाने को बॉल को जोर से बैट से हिट किया। खुद भी लहरा के रह गई थी। रिदा और आयस बॉल के ताक़ुब में देख रहे थे जहाँ गई थी और रानिया को लगा कि वो आसमान की बुलंदी में है और वो सिक्सर मार चुकी है। वो चीखती हुई बैट के साथ उछल रही थी और रिदा और आयस ने एक दूसरे को डरते हुए देखा। आयस अंदर से धाड़ने की आवाज़ के साथ शेर भी बरामद हुआ था। चेहरे से लग रहा था कि शिकार कर ही जाएगा। रानिया ने उसे देख के बुरा सा मुंह बनाया। देखिए, हमारा बहुत अच्छा मैच चल रहा है, आपको आयस से जो भी काम है वो बाद में करवा लीजिएगा। रानिया ने उसे कहा और आयस को देखा, जो खड़ा अपने उस शेर भाई का चेहरा देख रहा था। और तुम बॉल तो लेके आओ, वहाँ एंड पे गिरी होगी। सिक्स तो मिला मेरा। एक अदा से कहते उसने अबान को देखा कि मैं क्या क्या कर सकती हूँ। हरगिज़ कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, बॉल खुद आपके दरबार में हाजिर होगी। अबान ने लफ्ज़ों को चबा चबा के कहा था और गेंद उसके सामने फेंकी थी।
ये आपके पास कैसे आई? रानिया ने डरते हुए पूछा। अबान ने कुछ कहने की बजाय पानी से भीगे पेपर भी उसके सामने किए थे, तो रानिया की आंखें खुली की खुली रह गई थी। बॉल खिड़की से होते हुए अबान के टेबल पे पड़े ग्लास को सलामी पेश कराई थी और पानी से पेपर्स गुस्ल हो चुके थे। वो लाल आंखें लिए उसको चबाने को तैयार खड़ा था। रानिया की आंखें कुछ रोने की वजह से सुर्ख थी और अब डर से फैली हुई थी। रानिया ने आंखें बंद की थी अब कि वाकई रानिया की गलती थी, तो उसके काम पे पानी फेर चुकी थी। वो बैट वहाँ पे जोर से फेंकती अंदर को भाग गई थी। सॉरी प्लीज कहते अंदर को भागी। वो अबान की सिसकी निकली और अबान की सिसकी निकली क्योंकि बैट अबान के पाँव पे लगा था। अबान को बेहद गुस्सा आया था रानिया पे, मगर इस दफ़ा सह गया था। रानिया का गिल्ट कम ना हो रहा था। वो सुबह से काम कर रहा था और उसने उसके सारे काम को ख़राब कर दिया था। वो डरते डरते उसकी स्टडी का दरवाज़ा खोलते अंदर दाखिल हुई। अबान ने उसे अंदर आते देखा तो गुस्से से बोला, अब कौन सा काम ख़राब करने आई है? वो बोला, मैं ये कॉफ़ी लाई थी। उसने ट्रे आगे की जिसमें कॉफ़ी थी लाए गिराए ये भी आपके, वो नरम लहजे में बोला। रानिया की हंसी निकल गई। वैसे इमेजिन करें ये कॉफ़ी आपके ऊपर गिरती है तो पहले बालों को नहलाएगी और फिर आपके मुंह पे। और और रानिया कहते हुए उसके बराबर बैठी थी सोफे पर। अबान ने उसे घूरा और कॉफ़ी पकड़ के अपनी साइड पे रखी। उससे बईद भी तो ना थी कोई। अबान इस धूप छांव लड़की को देख रहा था। क्या क्या रंग थे इसके। अब यूँ उसके पास बैठी थी जैसे बहुत अच्छे ताल्लुकात हो। देखें, मैंने वो जानबूझ के नहीं किया था, वो अचानक से हो गया था बस। मैं अब आपकी मदद करना चाहती हूँ। लाए मैं कोई काम कर दूँ आपका? रानिया ने असल बात की। जो काम आप कर सकती है वो सब मुझे पता है, इसलिए निहायत शुक्रिया आपका। अबान बोला और एक फ़ाइल उठा ली। यकीन करें मैं वाकई ही आपकी मदद के लिए आई हूँ और मैं कंप्यूटर से रिलेटेड काम भी कर सकती हूँ, टाइप भी कर दूंगी। रानिया ने उसे बताया और एक नज़र उसके स्टडी रूम पे डाली। दाएं दीवार पे बनी दीवार गिर शेल्फ पे किताबों का अंबार था। सेंटर में एक सोफ़ा था जिस पे अबान और रानिया बैठे थे। सामने टेबल थी जिस पे लैपटॉप और कागजात बिखरे थे। साइड पे सिंगल बेड था और सामने एक खिड़की थी। अबान के जहन में भी कुछ आया। काम तो वाकई उसका बढ़ गया था, मगर कल चाहिए तो नहीं था। रानिया को तो मज़ा चखाना था। ठीक है, तो फिर मैं आपको काम बता देता हूँ। अबान बोला तो रानिया खुशी से उछल पड़ी। ओके, मैं कुछ खाने का इंतज़ाम कर लूँ, रानिया ने कहा तो अबान ने अचंभे से उसे देखा कि डिनर तो कर चुके थे, अब कौन सा खाना? अरे अब सारी रात खाए बगैर मुझसे काम नहीं होगा, वो कहते गायब हुई दरवाजे से। जब 15 मिनट बाद आई तो कोल्ड ड्रिंक्स और जूसेस के तीन पैक, चिप्स के पैकेट, सैंडविचेस, चॉकलेट्स और बिस्किट थे। अबान की आंखें खुली की खुली रह गई। यहाँ पार्टी है कोई? अबान ने घूर के कहा। हाँ, कह सकते हैं। अभी अभी हमारी दोस्ती हुई है तो पार्टी तो बनती है, रानिया ने कहते टेबल्स पे सब चीज़ें रखी तो अबान ने अपने पेपर्स उठा लिए वहाँ से। एक मिनट, ये दोस्ती किनकी हुई है? अबान ने अचंभे से उसके चेहरे पे देखा जिसके चेहरे पे भोलापन रकम था। अरे अभी अभी तो हुई है हम दोनों की। आपने मेरा सॉरी एक्सेप्ट किया और मुझसे काम में हेल्प भी ले रहे हैं, और सबसे अच्छी बात आपने मुझे घूरा ना ही डांटा। वो उसकी अक्ल पे मातम करते हुए बोली। अच्छा, काम क्या करना है मुझे? उसने चिप्स का पैकेट खोला और अबान के आगे किया और उसने नो थैंक्स कह के मना कर दिया। वो हाथ झाड़ते हुए उसके साथ आके बैठ गई। ये कुछ इंपॉर्टेंट पेपर्स हैं, इनको टाइप करना है कल की मीटिंग के लिए, अबान ने उसे कहा। ये काम उसका असिस्टेंट भी कर सकता था, मगर रानिया साहिबा की भी अकल ठिकाने लानी थी। ये कुछ है बस। रानी ने आंखें निकाले उस फाइल को देखा जिसमें 40 के लगभग कागजात होंगे। जी, कल सुबह तक चाहिए, चाहे तो अपने रूम में ले जाए, अबान ने कहा। वो भी अपने नाम का एक था। अब कल चाहिए का झूठ बोल के उससे सारी रात काम करवाना था। नहीं, इधर ही काम करूंगी, अकेले तो काम करते मुझे नींद आ जाएगी। जब मैं रात को काम करती थी या फिर एग्ज़ाम्स में तो आप ही मेरे साथ होती थी। जब नींद आती तो बातों में नींद उड़ जाती थी। और रानिया कुछ कहते कहते रुकी। आप ही के जिक्र पे अफसरदा हो गई थी, अबान ने भी नोट किया था। अच्छा, अब काम शुरू करें? अब यह सारी रात बातों में गुजारनी है? अबान ने उसके आगे लैपटॉप रखा। रानिया ने अभी कुछ ही सफ़े टाइप किए होंगे कि उसे फिर से उसकी ज़बान पे खुजली हुई। आपने रानिया ने अबान को कहा,
आपने पैकेज किया हुआ है, पता नहीं क्या किया हुआ है, सॉरी। रानिया ने अबान को कहा, उंगलियों को मरोड़ रही थी। कौन सा? अबान ने हैरानगी से पूछा। जबान का, जो बोलते हुए MBS ख़त्म हो जाएंगे। पैकेज किया हुआ है ज़बान का। ओके, रानिया ने कहा और साथ ही टीन पैक खोला। मुझे काम करते हुए बोलना पसंद नहीं, अबान ने उसे घूर के कहा। बट मुझे नींद आ रही है, रानिया ने रोनी सूरत बनाई। अब रानिया ने उससे बातें करना शुरू कर दी थी। वो भी हूँ हाँ में जवाब देने लग गया था। 2 बज गए थे। अबान ने घड़ी पे नज़र डाली। अबान ने रानिया पे नज़र डाली, जो सोफ़े पे लैपटॉप रखे खुद नीचे बैठी टाइप कर रही थी। अबान भी जाके सोफ़े पे बैठ गया। उसका भी थोड़ा काम रह गया था। थोड़ी देर बाद अबान को अपने घुटने पे किसी चीज़ का एहसास हुआ। चौंक के देखा तो रानिया का सर था। वो सो चुकी थी। नागवारी की जगह उसके होठों पे मुस्कुराहट बिखर गई। बेइख्तियार अबान ने उसके बालों को छुआ और उसके चेहरे पे बिखरे बाल समेटे। सोते में भी वो कितनी प्यारी लग रही थी। आज पहली दफ़ा उसने उसके बारे में कुछ हट के सोचा था। सर झटकता हुआ वो उसे उठाया, उसके बेड पे छोड़ आया। करना अजीब एहसास था जो उसे पहली दफ़ा हुआ था। कितना अजीब एहसास था जो उसे पहली दफ़ा हुआ था। वो कुछ समझ नहीं पा रहा था। आज वो उसे डांट ही ना पाया था। अगले दिन सो के उठी। आज मामूल से लेट आँख खुली थी। खुद को बेड पे सोए पाया तो हैरान हुई। वो यहाँ कैसे आई? क्या अबान? उफ उफ, उसने बेइख्तियार मुंह पे हाथ रखा। मैं भी ना कहीं भी सो जाती हूँ, वो सोच के ही रूहान से हुई। अब अबान उसको इस बात पे भी तंग करेगा। तानिया बेगम ने कुछ दिन रुक के आना था और ये इसरार भी रानिया का था कि अब गए हुए हैं तो घूम फिर के आए। नाश्ता किया और रिदा के साथ कुछ बातों में लग गई। फिर लंच बनाया। अबान तो सुबह सवेरे ही निकल गया था। रिदा ने उसे बता दिया। एक तो ये पुलिस वाला अजीब बंदा है, समझ से बाहर है। काम तो ऐसे करते हैं दिन रात हालात, फिर भी जो कि तू है मुल्क के। रानिया बड़बड़ाई। लंच पे आयज, रिदा और रानिया तीनों ही थे। खाने के बाद वो कुछ देर टीवी लाउंज में बैठे थे। इतने में अबान दाखिल हुआ, हाथ में बैग था। अयान दाखिल हुआ, हाथ में बैग था। अस्सलाम वालेकुम भाभी। अस्सलाम वालेकुम भाई, आजकल तो आप घर भी कम आते हैं। आयज और रिदा ने सलाम किया। आयज ने पूछा। अबान लब भींचता मजबूरन उनके पास बैठ गया। हाँ यार, आजकल काम में बिजी हूँ। रानिया को कुछ गैर मामूलीपन का एहसास हुआ। अयान के चेहरे पे कुछ अजीब कैफियत थी। वो बार बार लब एक दूसरे में पेवस्त कर रहा था। तुम लोग बैठो, मैं चेंज कर लूँ, वो तेज़ी से कहता आगे बढ़ गया। ये लोग वो गए एंग्री मैन, आयज ने मुस्कुराते हुए कहा। रानिया के कदम भी खुद ब खुद कमरे की तरफ उठ रहे थे। अबान ने कमरे में आकर बैग पटकने के अंदाज में बेड पर रखा और खुद बेड पर बैठा। वो एक आह निकली मुंह से। अंदर आई रानिया ने अब मुंह से चंद अल्फाज निकले थे कि उसकी आंखें खुली की खुली रह गई अंदर का मंजर देखकर। अबान, वो चीखती आगे बढ़ी। वो जो शर्ट कंधे से हटाए अपना जख्म देख रहा था, उसको देखकर चौंका। वाइट कलर की शर्ट थी, बटनों वाली। ऊपर कोट होने की वजह से वो उसकी शर्ट पे लगे धब्बे ना देख पाई थी। आप ठीक तो है? वो घबरा गई थी। अबान, ये सब कैसे हुआ? मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। आयज घर पर है। आप रुके आयस। वो दरवाजे की तरफ लपकी। अबान ने उसका बाजू दबोच के उसको अपने पास बिठाया। रानिया को यूं खुद के लिए परेशान और रोते देखकर चंद लम्हे को वो अपनी तकलीफ भूल गया था। रानिया, देखो मैं ठीक हूँ, इधर देखो, बस हल्का सा जख्म है। अबान ने उसका चेहरा एक हाथ से अपनी तरफ किया। अबान ने उसका चेहरा नरमी से छूते हुए कहा। रानिया आंखों में आंसू लिए उसे देख रही थी। मगर ये देखे खून अबान। रानिया खून से खौफजदा थी। रिलैक्स रानिया, मैं ठीक हूँ, किसी को कुछ मत बताना, आयस और रिदा परेशान हो जाएंगे, अबान ने समझाया। आपको हुआ क्या है? ये सब कैसे हुआ? रानिया अब भी रो रही थी। जिस केस में इन्वॉल्व होना उसकी ही एक कड़ी समझ ले, बस गोली ज़रा सा छू के गुजर गई है। आप परेशान ना हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अबान ने उसको बताया और सीधा होके बैठ गया। ज़्यादा तफसील ना बताई। ये ज़रा सा कह रहे हैं आप? कुछ ख्याल है आपको? रानिया फिक्रमंदी से बोलती अबान को अपने दिल से करीब लगी थी। एक पुलिस वाले के लिए इतनी फिक्र रानिया? आप तो पुलिस वालों के नाम से भागती थी, आपको तो खुश होना चाहिए ऐसी हालत में मुझे देख के, अबान ने उससे कहा। कल से उसके एहसास भी बदले थे। अब तो रानिया का रवैया देख के वो न जाने क्यों पुरसुकून हो गया था। कितनी फिक्र थी उसे अबान की।
वो एक अलग बात है, कुछ वजूहात हैं जिनकी बिना पे मुझे पुलिस वाले अच्छे नहीं लगते थे, मगर सब नहीं, चंद एक जो गंदे हैं। वो अपनी लॉजिक बताती उससे अब बिल्कुल बच्ची लगी थी। तो बता दे कि मैं किस लिस्ट में हूँ, अच्छों की या बुरों की? अबान ने उसे छेड़ा। अबान अब ज़्यादा बातें ना करे, लेट जाए, मैं आपके लिए दूध लेकर आती हूँ, रानिया ने अबान से कहा। रानिया प्लीज़ मेरे बैग से मुझे पेन किलर भी देना, वो बोला और टेक लगाकर बेड पर बैठ गया। रानिया तीर की सी तेज़ी से आई और उसके बैग में से टैबलेट ढूंढकर उसको दी। वो रानिया की सारी सरगर्मियाँ देख रहा था, कहाँ तो उतना चिढ़ती थी उससे, और अब चिढ़ तो वो भी जाता था। बहुत दर्द हो रहा है अबान क्या? रानिया ने बच्चों सी मासूमियत से पूछा। अबान का उसके लहजे पर हंसने को दिल किया पर काबू कर गया। नहीं, मैं बहुत इंजॉय कर रहा हूँ, अबान ने जिस लहजे में कहा, रानिया को खुद पे बहुत गुस्सा आया। मैं भी ना फजूल में पता नहीं क्या बोल जाती हूँ। वो उस मुंह वो उसे मुंह में बड़बड़ाकर बाहर निकल गई। फिर रानिया उसको गर्म दूध में हल्दी डालकर लेकर आ गई। यार आप अपने टोटके मुझ पर ना आजमाएं, मैं नहीं ये पीता, वो बुरा सा मुंह बनाकर बोला, मगर रानिया ने उसकी एक ना सुनी। देखे पुलिस वाले, आप घर पर हरगिज नहीं हैं, तो आपका रौब मुझ पर नहीं चढ़ सकता। वो जो जो कह रही हूँ वो ही करे चुपचाप, वो धमकी आमेज लहजे में बोली। एक पुलिस वाले को धमकी दे रही हैं मैडम आप? वो भी दो बदू बोला। और जो दे रही है वो भी पुलिस वाले की बीवी है, वो भी एक शान से बोली। अबान उसकी बात पर उसको देखे गया, कितनी लाअबाली और जिल्दी सी लगती है, और कभी लगता है कि सारा सलीका इस पे ख़त्म है, और अपनी बात कहती बाहर निकल गई थी। रात को रानिया जब कमरे में आई तो अबान बिस्तर में ही था। आज रानिया ने उसे कमरे में ही रखने को बोला था कि उसे इस रात में अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हुई तो वो मौजूद हो। रानिया भी आके सोफ़े पर बैठ गई और नावल खोल लिया। जब अबान घर होता था तो वो ज़्यादा टाइम स्टडी में रहता और रात को वहीं स्टडी में ही सोता। स्टडी का दरवाज़ा कमरे में ही खुलता था और वहाँ उसने पूरा प्रॉपर माहौल बनाया हुआ था। सिंगल बेड भी स्टडी में था, कमरे में सोफ़ा भी काफ़ी बड़ा था। वो आसानी से उस पर सो गई थी। यूं उनके शब रोज़ गुजर रहे थे। रानिया खामोशी को अबान की आवाज़ ने तोड़ा। जी? रानिया उठ के बैठ गई कि शायद उसको किसी चीज़ की ज़रूरत हो। रानिया आपको पुलिस वालों से इतनी चिढ़ क्यों है? शाम से जो सवाल उसके दिमाग में था आखिर पूछ ही लिया। आप अभी तक मेरी उसी बात में अटके हैं, छोड़े आप आराम करें, रानिया ने उससे कहा और वापस नावल लेके बैठ गई। रानिया बताए ना, उसने फिर से इसरार किया। ये कोई ख़ास वजह तो नहीं, मगर ऐसा कुछ ज़रूर है जिसकी वजह से मेरी सोच पुलिस वालों के बारे में तल्ख हो गई है। वो कुछ देर के बाद बोली, मेरी एक दोस्त थी, हम स्कूल से एक साथ थे, उसके भाई पुलिस में थे, वो बहुत सख्त थे, उसकी जान जाती थी अपने भाई से, वो इस हद तक डरती थी। डरना एक अलग चीज़ है, मतलब हम अपने पेरेंट्स या बड़े बहन भाई से भी डरते हैं, जो कि अच्छी बात होती है, मगर वो तो उनसे खौफज़दा थी, हत्ता कि उनके नाम से भी डर जाती थी। वो अपनी बहन, माँ और बीवी की बिल्कुल इज्जत नहीं करते थे, ज़रा ज़रा सी बात पे शक करते थे। दरअसल उनका अपना कैरेक्टर अच्छा नहीं था। मोहल्ले में उनके बारे में ऐसी बातें मशहूर थी। एक दफ़ा उन्होंने मेरे सामने अपनी बहन को थप्पड़ मारा था। औरत तो है ही कमअक्ल, उसको जूती की नोक पर ही रखो तो बेहतर है। उनके ये अल्फाज आज भी मेरे कानों में गूंजते हैं तो मुझे बहुत गुस्सा आ जाता है। वो औरत की बहुत तजलील करते थे। यूँ मेरे दिल में बदगुमानी सी आ गई है। मैं अब इस प्रोफेशन के हर बंदे को उसी सांचे में सोचने लग जाती थी। हालांकि पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती, हर शोबे में एक जैसे लोग नहीं होते, मगर वो कहते हैं ना कि एक बुरी मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। वो सांस लेने को रुकी। जो शख्स अपने घर की औरतों की इज्जत नहीं करता तो बाकी औरतों की कैसे करेगा? कानून का रखवाला कैसे बनेगा? आज भी पुलिस के जवान अपने मुल्क के लिए जान कुर्बान करते हैं और दिन रात अपने मुल्क की खिदमत में मसरूफ़ होते हैं। मैं दिल से उनकी इज्जत भी करती हूँ और उनके लिए दुआ गो भी हूँ, मगर वो बात मेरे दिल से नहीं जाती। रानिया ने असल बात बताई। बस वो मंजर उसके जहन में चिपक के रह गया था। होते हैं कुछ मर्द भी जो अपनी टेंशन को औरत पे ही निकालते हैं, चाहे वो उनकी बीवी हो, बहन हो या माँ, मगर वो औरत का मकाम भूल चुके होते हैं। मगर मैंने पुलिस फोर्स एक अज़म से ज्वाइन की थी और मैं अपने फ़र्ज़ भी पूरे करने की कोशिश करता हूँ, और मेरी दुआ है कि पुलिस वालों के बारे में आपको एक अच्छा तासुर दे सकूँ, अब्बान बोला। मगर रानिया उसको क्या बताती कि ये काम हो चुका है। होते हैं कुछ पस्त ज़हीनियत के लोग
जिनकी नज़र में औरत की कोई वैल्यू नहीं होती। हालांकि हमारा मजहब हमें इसी औरत की इज्जत का दर्ज देता है। माँ की गोद से भी यही सबक मिलता है। अबान बोल रहा था और रानी और शहजादों किसी आन बान रखने वाले को देख रही थी जिसकी गुफ्तगू भी शानदार थी। मेरी ज़िंदगी में मैंने हमेशा औरत की इज़्ज़त की है क्योंकि मेरी तरबियत करने वाली माँ ने मुझे यही सिखाया है। और मेरा ख़्याल है मेरी कामयाबियों पर नवाफिल पढ़ने वाली बहन से मुझे ये सीख मिली है। फिर कैसे ना उस औरत की इज़्ज़त की जाए। रानिया के कानों में रस घोल रहे थे ये अल्फाज। उसने हमेशा लड़कों की बरतरी की मिसालें सुनी थी। अबान बोल रहा था और वो उसे सुन रही थी। वो वाकई ही उसे जाफशानी से काम करते देख चुकी थी और वो किस कदर अपनी माँ और बहन की इज्जत और प्यार करता था वो भी उससे अच्छी तरह वाकिफ थी। वो वाकई एक अच्छा इंसान था। अगले दिन अबान साहब 1 बजे ऑफिस जाने को तैयार खड़े थे। रानिया जो किचन में थी किसी काम से बाहर निकली तो उसे फाइल हाथ में पकड़े देख के गुस्से में आ गई। आगे बढ़ी। किधर की तैयारी है मिस्टर? भले ही आप एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर हैं मगर है तो आम इंसान ही। कल गोली खाई और आज फिर दंदराते बाहर जा रहे हैं। वो गुस्से में उसके सर हुई खड़ी थी। दोनों के दरमियान बेशक दोस्ती का रिश्ता बना था मगर अभी भी वो फॉर्मल ना थे। देखिए आहिस्ता बोले और ये मेरा काम है, मुझे पता है कि कैसे करना है। और गोली गोली मत करे, आए जरीदा सुन लेंगे। अबान ने उसे कहा क्योंकि उसने हर हाल में आज जाके खुद से केस को देखना था। कुछ लोग पकड़े गए थे, उनसे तफ्तीश के लिए उसने खुद ही जाना था। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। मैं कौन होती हूँ आपकी ज़िंदगी में अमल दखल करने वाली? भला मुझे क्या हक है? माफ़ी चाहती हूँ, फिर से आपके रास्ते में नहीं आऊँगी। उसे सबकी महसूस हुई। आंखों में आंसू लिए वो भागती कमरे में चली गई। शिट! अबान ने गुस्से से दीवार पर मुक्का मारा। वो उसे रुलाना नहीं चाहता था, जैसे वो उनके घर का और कल से उसका ख्याल रख रही थी। उसके जज्बे नरम पड़े थे उसके बारे में और अब फिर से उसने सेल निकाला और कान से लगाया। एसपी अबान गुस्से से अब ड्राइंग रूम में टहल रहा था। पूरे 2 घंटे से ना वो कमरे में गया था ना रानिया कहीं नजर आई थी। क्या यार, अजीब मुसीबत में फंस गया हूँ, झिंझिला गया था। अरे मेरे शेर, क्या हुआ? अफराज ने अंदर कदम रखा था। उसे बड़बड़ाते देख के बोला। अबान ने उसे कॉल करके बुलाया था। तो अब आ रहा है? कब की कॉल की है मैंने? यहाँ कोई भी सीरियस नहीं है। वो अब उस पर टूट पड़ा था। मैं केस में ही बिजी था यार। जिस गन से तुम्हें गोली लगी है वो आदमी भी पकड़ा गया है समेत असला। बस उसी काम में लग गया था, अफराज ने उसे बताया। तुम तो ऑफिस आ रहे थे, फिर आए क्यों नहीं? खैरियत खैरियत ही थी ना? तुम्हें तो कोई तूफान भी नहीं रोक सकता ऑफिस आने से। फिर क्या हुआ? तबीयत ठीक है? अफराज ने तशवीश से पूछा। अब वो उसे क्या बताता। वो कभी काम के आगे खुद की भी नहीं मानता था और आज उसके आंसू देख के लाख चाहने के बावजूद घर से बाहर ना जा सका। अच्छा, आया समझ, भाभी ने आने नहीं दिया होगा। वो शरारत से बोला था। अबान ने उसे कुछ ना कहा और वो फाइल को चेक करने लगा। अरे एक मिनट, वाकई मैं ऐसे हूँ जो बोल नहीं रहा। तुम्हारी खामोशी मेरी बात की तस्दीक है, अफराज जोर से कहता उठा और उसके हाथ से फाइल झपट ली। वो अब अपनी कमजोरी दबाने को गुस्से से बोला। तुम काम पे ध्यान नहीं दे सकते क्या? तुमने पता क्या किया कि वो बंदा कुर्बान शाही का था? तुम्हें पता है कि वो बंदा कुर्बान शाही का था? अबान ने सवाल पूछा। अरे तुम गोली मारो उस कुर्बान शाह को, मुझे ये बताओ ज़रा पहले तुम। अफराज बोला। क्या गोली 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 लगाई हुई है? पहले वो कम थी, एक तुम भी आ जाओ। इस गोली से ज़्यादा टॉर्चर तो उसने मुझे किया हुआ है सुबह से। वो अपनी भड़ास निकालते हुए बोला तो अफराज हैरान उसको देख रहा था। वो उसके आंसुओं से अभी तक चिढ़ा हुआ था। तो मतलब अबान, एसपी अबान अगर शेर है तो उसको कंट्रोल करने वाली भी इस दुनिया में आ चुकी है? अफराज ने कहा लगाते हुए कहा। शेरनी है पूरी। और रही मुझे कंट्रोल करने की बात, तो ऐसा कोई है ही नहीं जो इस दुनिया में मुझे समझे। वो तो इसलिए उसकी बात मानी कि उसने मामा बाबा को बता देना है, वो नाहक परेशान होते। अबान अपनी सफाई में बोला। बस अब काम पे ध्यान दो। इससे पहले कि अफराज कुछ और बोलता, अबान ने उसे वार्न किया। कुछ देर में शाकिरा भी ट्रे में खाने की चीज़ें, चाय और अबान के टैबलेट दे गई। तो वो इस फिक्र पे एक दफ़ा फिर हैरान था। अफराज ने उसे मुस्कुराती नज़रों से देखा।
दोपहर से शाम और शाम से रात हो गई, मगर वो सामने ना आई। अबान जानता था कि वो क्यों सामने नहीं आ रही। मुझे क्या, ना आए सामने, मुझे कब से उसकी परवाह होने लगी। तो जो उसने मेरा ख्याल रखा था वो उसका फ़र्ज़ था। उसका दिल फिर बागी हुआ तो मेरा भी तो फ़र्ज़ बनता है। दिल ने दुहाई दी थी। वो सख्त झंझलाया हुआ था। कुछ देर बाद दरवाज़ा खुला और वो अंदर आई। चेहरे पे हुनूर संजीदगी थी। अबान उठा और उसके पास आया। आपने क्यों अब मुंह खुलाया हुआ है? हालांकि मैं गया भी नहीं। अबान के मुंह से अल्फाज निकले। वो खुद हैरान था कि वो इतना कंसर्न क्यों शो कर रहा है उसको लेके। नहीं भला, मैं क्यों नाराज़ होंगी? आपकी ज़िंदगी है और आपके फ़ैसले होने चाहिए। पहले ही एक फ़ैसले ने आपकी ज़िंदगी हिला के रख दी है और मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे आपको नहीं रोकना चाहिए था। हालांकि खुद ही बोला मैंने खुद ही बोला था कि एक दूसरे की ज़िंदगी में मदाखलत नहीं करेंगे, मगर फिर भी वो बोली। तो अबान को लगा कि उसके अंदर भी उसकी बातों से लावा उबल रहा है। अबान के अंदर पले जज्बे अपने मौत आप मर रहे थे। और वैसे भी मैं आपको ज़्यादा देर तकलीफ़ नहीं दूंगी। जल्द आपसे अलहदगी इख्तियार कर लूँगी। रानिया के अल्फाज थे कि तेज़ धार चाकू का वार। अबान भी बिलबिला उठा। हो गई है आपकी बकवास। आज के बाद मैं आपकी मदाखलत अपनी ज़िंदगी में हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूँगा। जिस हैसियत से आप इस घर में आई है वो सिर्फ एक मजबूरी है, थी और रहेगी। इस बात को भूलिएगा मत। और ना मैं भूलने दूंगा आई, और ना ही तो मैं आपको भूलने दूंगा, आई समझ? वो फनकारता उसके बाजू जोर से झटका और कमरे से निकल गया। और रानिया का जब्त भी जवाब दे गया था। वो किसी को कुछ ना दे सकी थी सिवाय दुख के। जमर के बाद सबको उम्मीद थी शायद अब के बेटा मिल जाए, मगर उसकी पैदाइश ने दादी समेत सबको दुख दिया, उसके बाबा को भी, उसकी माँ को भी। अबान लाख इस शादी से नाराज़ सही, मगर उसके अलहदगी के अल्फाज ने उसे हिला दिया था। वो खुद तरसी का शिकार थी, मुसलसल मनफी सोचे थी। अगले 2 दिन भी खामोशी की नज़र हो गए थे। घर की खामोशी को तानिया और हसन साहब की आमद ने तोड़ा था। अबान रानिया के लिए पहले वाला अबान बन गया था। नरमी की जगह गुस्सा और झंझलाहट थी। अब तो मुखातिब होना ही छोड़ दिया था। कमरे में भी देखने से गरीज करता। मुकम्मल बसेरा अब स्टडी में था। रानिया को उसके ज़ख्म का ख्याल आता था, मगर पूछने की हिम्मत ना होती थी। तानिया बेगम टीवी लाउंज में बैठी हुई थी जब अबान उनके पास आया। किधर होते हो तुम? तुमने खुद को काम में बुरी तरह मसरूफ़ कर लिया है। उन्होंने बेटे को आते देखकर शिकवा किया। काम भी तो ज़रूरी है ना मामा, वो कहते हुए उनके पास बैठ गया और बालों में उंगलियां चला रहा था। उसी वक्त रानिया की आमद हुई थी वहाँ। फूफू खाना लगाओ, उसने पूछते हुए एक नज़र फूफू के पास बैठे अबान पे डाली, जो थके हुए अंदाज से सोफे से टेक लगाए बैठा था। उनकी लड़ाई को पूरा 1 हफ्ता हो चुका था। आंखों पे हाथ रखे बैठा हुआ था। इधर आओ, मेरे पास आके बैठो, हर वक्त काम में लगी रहती हो। तानिया बेगम ने उसे कहा। वो ना चाहते हुए भी वहाँ बैठ गई। आप सुनाए, आपका वहाँ का टूर कैसा रहा? वो अबान की मौजूदगी में पजल सी थी। हाँ भाई, अल्लाह का शुक्र, सब अच्छा रहा, तानिया बेगम ने हंसते हुए उसे कहा। साथ ही टेलीफोन की बेल बजी थी। तानिया बेगम ने उठाया और दूसरी तरफ की आवाज़ सुनकर उनका चेहरा खुशी से खिल गया। जी भाभी, कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। रानी और बाकी बच्चे भी ठीक है? हाँ हाँ, आप ताहिर भाई की सुनाए। तानिया कैसी? तानिया बेगम ने पूछा। रानिया के चेहरे का रंग बदला था। रानी को पता था कि फुप्पू अम्मी के साथ राब्ते में है, मगर वो कभी बात ना करती थी। और आज यूं वो भी अबान के सामने। उठ के अंदर चली गई। अबान हैरान रह गया। वो पहले भी कभी अगर तानिया बेगम सलाह मुमानी या मामू का जिक्र करती थी तो वो यूं ही गायब हो जाती थी। तानिया बेगम ने कुछ देर बाद उनका हाल अहवाल पूछ के कॉल बंद कर दी और रानिया के रवैये पे परेशान हो गई। मामा, ये आपकी भतीजी को क्या हो जाता है? अच्छी खासी होती है, मगर कभी रोने लग जाती है। मैंने काफ़ी दफ़ा नोट किया है। वो इस मामले को सुलझाना वो इस मामले को सुलझाना चाहता था। वो अभी भी मुमानी से बात किए बगैर चली गई। अबान ने आज पूछ ही लिया। तुम्हें उससे मतलब? रहो अपनी चोरों मुजरिमों की दुनिया में मगन। गज़ब खुदा का, इतनी अच्छी लड़की, मगर तुम्हें तो परवाह ही नहीं, तानिया बेगम ने गुस्से से कहा। तौबा मामा, आप तो पुलिस वालों के पीछे लगी रहती हैं, इतने खूबरू तो होते हैं। वो शौकी से बोला तो तानिया ने उसे घूरा। अच्छा, अब पूछ तो रहा हूँ, इस मलिका आलिया का आखिर बात क्या है? तानिया ने फिर उसे सारा किस्सा सुनाया। जो सलूक उसकी दादी और ताई लोगों ने उसके साथ रवा दवा रखा था। कुछ सुलह बेगम को नापसंद करती थी। सब तो उसकी बच्चियों को हमेशा पीछे रखा जाता था। उनको बिल्कुल अहमियत ना दी जाती थी। बेटा ना होने का कसूर भी उन तीनों के हिस्से में ही आया था। और अब जॉब करने पे जिन इल्ज़ामात का
उससे उसे सामना करना पड़ा था, और अब तो उसकी ज़िंदगी का फैसला भी किसी और के अमल की बदौलत हुआ था। इस किस्से के बाद अबान ने फ़ोन पे खुद भी सुलह मुमानी से राब्ता बहाल किया था। मामू से बात तो ना की थी अभी। वो रानिया का जिक्र करती तो वो रो पड़ती। अबान का दिल कट जाता था, मगर ना तो कसूर रानिया का था ना मुमानी का। सो वो कुछ सोच के कुछ अरसे के लिए मुतमईन हो गया था। ऑफिस में था जब अफराज उसके कमरे में आया। उसके हाथ में कुछ फाइल्स थी। ये लो, सारा डेटा मैंने अरेंज कर दिया है। इसमें कुर्बान शाह के बारे में डिटेल्स है। अफराज ने फ़ाइल उसकी तरफ बढ़ाई। शुक्रिया यार, इतनी मेहनत के बाद ये डेटा इकट्ठा हुआ है। कि वैसे कुर्बान शाह काफ़ी शातिर इंसान है। उसने गलत काम भी निहायत चालाकी से किए हैं कि कोई उस तक ना पहुंच सके। अबान बोला था। ठीक है, ठीक कह रहे हो तुम। वो बहुत ख़तरनाक मुजरिम है अबान, तुम ज़रा एहतियात रखना। अफराज को उसकी फ़िक्र होती थी क्योंकि बहुत करप्ट इंसान था। यू डोंट वरी बडी, बस मुनासिब वक्त के इंतज़ार में हूँ। डायरेक्ट उस पर वार नहीं करना चाहता, वरना फिर वो किसी न किसी तरीके से खुद को इनोसेंट साबित कर देगा। मैं उसके खिलाफ अभी सबूत जमा कर रहा हूँ। अबान की आंखों में सख्तियाँ थीं। इंशाअल्लाह, अल्लाह तुम्हारी मदद करे। चलो अब मैं निकलता हूँ। अफराज उससे कहता हुआ बाहर निकल गया और वो फाइल चेक करने लग गया। तभी उसका सेल बजा। उसने नंबर देखे बगैर उठाया। हेलो, एसपी अबान हसन स्पीकिंग। अबान की आवाज़ गूंजी। जीते रहो मेरे बच्चे, सुलह बेगम ने फ़ोन से खुशी से कहा। ओह मुमानी, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अबान उनकी आवाज़ सुनकर बोला। हाँ बेटा, अल्लाह का शुक्र है, तुम सुनाओ? वो खुशी से बोली। जी अल्हम्दुलिल्लाह। मामू कैसे हैं? अबान ने ताहिर साहब के बारे में पूछा। हाँ ठीक है वो भी। रानिया कैसी है? उस दुश्मन जा के नाम पर अबान का दिल धड़का था। गुस्सा तो शदीद था, पर वो अपने रवैयों पे खुद हैरान था, जो उसको सख्त अल्फाज से अब मुखातिब ना कर पाता था। ठीक है वो भी, शेरनी है वो पूरी। उनकी अपनी टेंशन उनकी आप टेंशन ना लिया करें। अबान ने सुलह बेगम को खुश करने को बोला। तंग तो नहीं करती मेरी बेटी आपको? उन्होंने भी शरारत से पूछा। हाय हाय मुमानी, पूछे मत। वो आपकी बेटी चलती फिरती आफत है। इधर उनको कुछ कह दो, उधर उनका शिकायतनामा शुरू हो जाता है। अबान ने ये सब सुलह के ख्याल से कह दिया था। अरे अरे, मेरे सामने ही तुम मेरी बेटी की बुराई कर रहे हो? मसनूई गुस्से से बोली। मजाक कर रहा हूँ मानी, आप फिक्र मत किया करें, वो ठीक है। आप अपना और मामू का ख्याल रखा करें। अबान ने उनसे कहा। फिक्र कैसे ना करूँ, औलाद है मेरी। अबान, मैं उसकी आवाज़ को तरस गई हूँ, वो कहते ही रो पड़ी। क्या करूँ इस लड़की का? अबान को दुख हुआ तो दिल में सोचा, अल्लाह पर भरोसा रखे, सब ठीक हो जाएगा। अबान ने उनको तसल्ली देते हुए कहा। अबान बेटा, वो नादान है, जल्दबाज है, बहुत जज्बाती है। अगर तुम्हारे साथ कोई ऊंच नीच कर दे तो बेटा उसका साथ कभी ना छोड़ना। मैं उसके रवैये की माफ़ी मांग लूँगी तुमसे। अबान उनके डर सुन के तासुब से बोला। मुमानी कैसी बातें कर रही है? मुझे गुनहगार मत करे। आप हमारी बड़ी हैं और आप लोगों ने जो फैसला किया हमारी बेहतरी के लिए किया है। आप इन फ़िक्रों में मत पड़े। अब उनको क्या बताता कि उनकी लाडली के क्या ख़यालात हैं और लाहिदगी पे क्या प्लानिंग है उसकी। अब इसके आगे की कहानी मैं आपको अगली किस्त में सुनाती हूँ कि आगे क्या होगा। ये जानने के लिए मेरे साथ बने रहें। अगली किस्त में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।